Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the topics from the chapter number 10 friction of class 8th standard. So students अभी जो chapter 9th हमने cover किया था फोर्स, उसके अंदर हमने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा था जो एक ऑपोजिंग फोर्स होती है. सो ये चैप्टर फ्रिक्शन पूरा उसी फोर्स से रिलेटेड है हमारा, ठीक है. तो उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे अगर हम किसी बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड पे तो आफ्टर सम टाइम दैट बॉल स्टॉप्स एंड इवन इफ वी आर स्टॉप पैडलिंग आर बाइसिकल, अगर हम साइकिल चला रहे हैं अगर हम पैडलिंग नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद हमारी साइकिल भी रुक जाएगी. और अगर आप सेम बॉल को, अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, मतलब उसको आप एक बार स्मूथ फ्लोर पे जहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हैं उस पर रोल करा रहे हैं सेम फोर्स से, और उसी बॉल को अगर आप एक ग्रासी लॉन के ऊपर वो रोल करा रहे हैं तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होगा. मतलब जो टाइल्स के ऊपर अपने बॉल रोल कराई है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एज कम्पेयर टू द बॉल विच इज़ रोल्ड ऑन द लॉन. मतलब जो ग्रासी लॉन है, जो घास वाली जगह जहाँ पे उसको रोल कराया है. तो इन सभी केसेस में क्या है रीज़न? द रीज़न इज़ दैट कि एक फोर्स, जो एक ऑपोजिंग फोर्स है, वो एक्ट कर रही है बॉल और उस सरफेस के बीच में, विच इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, जो उनके मोशन को क्या अपोज कर रही है. एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज अराइजिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है. और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है. एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर एंड बिटवीन द बाइसिकल एंड द रोड इज ऑलवेज देयर, ठीक है. एंड इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट द मूवमेंट. बिकॉज ऑफ दिस द बॉल एंड साइकिल स्लोज डाउन एंड देन स्टॉप्स. ये हमेशा क्या करेगी? जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, ये होने वाले मोशन को हमेशा प्रिवेंट करेंगे और इसी वजह से जो बॉल या जो साइकिल थी हमारी वो क्या हो रही थी? स्टॉप हो रही थी, ठीक है. अब इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आप टेबल पे अगर आपके पास जैसे बेंचेस हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन अ टेबल, तो उस टेबल के ऊपर अगर आप बुक को भी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम दैट बुक विल stop, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज द टेबल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. जो टेबल है वो भी इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स. जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड के अंदर भी, जो पुशिंग फोर्स है वो लेफ्ट साइड से है, मोशन लेफ्ट साइड से राइट की तरफ हो रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो कहाँ से लग रही है? राइट से लेफ्ट की तरफ लग रही है. जो एरो शो कर रहे हैं वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन शो कर रहे हैं हमें, ठीक है. एंड हमें पता है कि अगर हमारी बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है तो बुक तो नीचे की तरफ उसका जो वेट है वो फोर्स लगा रहा है, और टेबल से नीचे, टेबल के नीचे से ऊपर की तरफ क्या लग रही है? परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर. एंड दीज फोर्सेज आर इन वर्टिकल डायरेक्शंस. वर्टिकल मतलब बुक से नीचे की तरफ और टेबल से ऊपर की तरफ इनके ऊपर फोर्स लग रही है जो बैलेंस्ड है. एंड बट the table can exert a force on the book in a direction parallel to its contact surface, and such parallel to the contact surface is called force of friction. but ये जो frictional force है ये perpendicular ना लग करके ये कैसे लगती है? in the parallel direction this force is acting. and thus if a body exerts a force on another body placed in its contact in the same direction parallel to the contact force, the force is called फ्रिक्शनल फोर्स. और इसी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे लगती है? किसी भी चीज़ के ऊपर जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो पैरेलली लगती है. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शनल फोर्स लगती क्यों है, ठीक है. तो अगर आप किसी भी स्मूथ सरफेस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर तो फ्रिक्शन है ही नहीं. बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फ्रिक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जा सके. फ्रिक्शन हमेशा किसी ना किसी सरफेस पे, चाहे कोई कितने भी स्मूथ क्यों ना हो, वहाँ पे ज़रूर होता है, चाहे कम अमाउंट में ही क्यों ना हो, बट होगा ज़रूर, ठीक है. एंड इफ द सर्फेसेज आर रफ द फ्रिक्शन इज लार्ज. और अगर कोई सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन क्या होगा? लार्ज होगा. जैसे हमारे शू सोल्स को अगर आप देखेंगे तो उनमें कुछ कैविटीज या कट्स बनाए होते हैं ताकि उनमें फ्रिक्शन क्या हो? वो ज़्यादा रहे, ठीक है. उनको थोड़ा रफ बनाया जाता है नीचे से. एंड वेन एवर बॉडी स्लिप्स ओवर अनदर बॉडी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग. अगर कोई बॉडी स्लिप कर रही होती है किसी चीज़ से तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करके उसको स्लिप होने नहीं देती है, ठीक है. So if you observe the nature of surface plays a very important role in the origin of friction. और इसी वजह से जो सरफेस है का जो नेचर है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है फ्रिक्शन में. जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन को आप कैसे भी ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जो सरफेस दिखाई दे रही है बिल्कुल स्मूथ, वो एक्चुअली स्मूथ नहीं होती है. अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको क्या दिखाई देंगे? मतलब कुछ
ऊपर और नीचे दिखाई देंगी सरफेसेस, और जिन्हें हम कहते हैं इरेगुलरिटीज़। ठीक है, कोई भी सरफेस 100% पूरी तरह से रेगुलर नहीं हो सकती है, और उनके अंदर जो मतलब जो सरफेसेस के ऊपर जो वेलाइज होते हैं, जो पीक्स होती हैं, कहीं से उठी हुई और कहीं से बैठी हुई जो सरफेस होती है, उन सबको हम क्या कहते हैं, इरेगुलरिटीज़ कहते हैं। और सेम केस होता है आपका सरफेस का बुक के साथ भी। ठीक है, अगर आप बुक टेबल के ऊपर वो करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि बुक भी हमारी स्मूथ है और टेबल भी स्मूथ है, तो यहाँ तो फ्रिक्शन लगना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ की वजह से फ्रिक्शन लगता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का बेसिक कॉज क्या है कि दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटी का होना। जैसा इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने वो जो ब्लॉक है और जो नीचे वाला टेबल है उसको जूम करके दिखाया हुआ है कि वहाँ पे किस टाइप से इरेगुलरिटीज़ हैं। जो व्हाइट वाली जो ऊपर नीचे की तरफ ये जिगजैग बनाया हुआ है, इट इज़ बेसिकली शोइंग द इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल ओवर विच इट इज़ मूविंग। ठीक है, मतलब कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखते हुए भी इट इज़ नॉट एक्चुअली स्मूथ। ओके, यहाँ पर जैसा आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है वैसा ही स्लाइड है, एंड द सेम एक्सप्लेनेशन इज देयर। Since the entire load of the book falls on such points only, and book presses the table very hard, and these points, at these contact points, the peaks and valleys of the surface of the book and tabletop interlock. और इन ये जो हमारे जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जैसे जो बुक के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, जो हमारा टेबल टॉप है उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, ये क्या हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं। एंड व्हेन द बुक इज मेड टू स्लाइड ऑन द टेबल, दीज इंटरलॉक पॉइंट्स ट्राई टू होल्ड द बुक। और जब आप बुक को मूव कराते हैं टेबल के ऊपर या इस ब्लॉक को अगर आप मूव कराएंगे, तो जो इंटरलॉक पॉइंट्स हुए हैं ये क्या करते हैं, मोशन को होने से रोकते हैं। एंड दस फोर्सेज आर एक्सर्टेड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और इसलिए फोर्सेज एक्सर्ट होती हैं कहाँ पे, पैरेलली टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब अगर आप मान लो लेफ्ट की तरफ से फोर्स लगा रहे हो तो राइट की तरफ आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं फ्रिक्शन के स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन वन बॉडी इज मेड टू मूव अपॉन द अदर। जैसा यहाँ पे आपको ये चाइल्ड दिखाई दे रहा है, वो एक प्लेट टाइप स्ट्रक्चर को लेके सैंड के ऊपर भाग रहा है, तो जब दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट होगा फ्रिक्शन तभी लगेगा। एंड इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट द मूवमेंट, और वो हमेशा क्या करेगा कि बॉडी का जो मोशन है उसको अपोज करेगा। एंड इट वियर्स ऑफ द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, और दोनों बॉडीज जो भी मतलब आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी फ्रिक्शन की, वो दोनों क्या होंगी, घिसेंगी उनकी सर्फेसेज। एंड इट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और हमेशा जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर जैसा मोशन आपका लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, राइट टू लेफ्ट। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट्स। इन्हीं को मतलब आप मोल्ड करके अलग अलग तरीके से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मतलब अगर कोई बॉडी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है कुछ बॉडी में जो बिल्कुल एक दूसरे से प्रेस हो रखी है, तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग क्या होगी, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इंटरलॉकिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। और कहीं पे जहाँ पे इंटरलॉकिंग कम होगी वहीं पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, कम लगेगी। जैसे आपने देखा होगा व्हीकल्स के इंजन्स के अंदर जो बड़ी बड़ी कार्स होती हैं और आपके बसेज होती हैं या हमारी मोटरसाइकिल्स वगैरह होती हैं, इनके अंदर एक इंजन ऑयल डाला जाता है जिसको लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कहते हैं। तो इंजन ऑयल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा जो इंजन है उसके अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो आपस में मूव करते हैं एक दूसरे को टच करके, मतलब उनके बीच में भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्ट करती हैं। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इंजन ऑयल का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द अपोजिंग रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, ये पर्सन इस ब्लॉक को मूव करना चाह रहा है बट ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, वो काफ़ी एफर्ट्स लगा रहा है। सो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी टू मेक इट मूव एंड इट डज नॉट मूव, एंड हेंस द फोर्स अप्लाइड इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। जो फोर्स हमने अप्लाई करी है उसको बैलेंस कर रहा है जो ब्लॉक है, ठीक है। तो इस वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है, इवन दो दैट पर्सन इज पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब बेसिकली होता है स्टेशनरी एंड सिचुएशन इन सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगा रही है और जो अप्लाइड फोर्स हो रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काउंटर बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है। एंड सच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस टाइप की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। जो आपकी कंडीशन यहाँ पे सामने है ये इस तरह से, ठीक है। सो आई होप you understand this concept, students. Today we have studied about
friction, the cause of friction, and properties of friction, and the type of friction, in which we have covered this static friction. There are two more types, that is sliding and rolling, that we'll be covering tomorrow onwards. Thank you very much, students, for listening so far. Hope you understand these concepts. Thank you for listening me so far.